लगभग 4 महीने पहले हमने एक सपना देखा था कि एक अमुक निश्चित तारीख को हम फणीश्वर नाथ रेणु के गांव जाएंगे। वजह बड़ी सीधी सी थी। गांव से जुड़े होने के कारण, गांव की कहानियां पढ़ने के कारण और ख़ास करके अपनी मैथिली क्षेत्र के इतने बड़े लेखक जिसने संसार में अपनी छाप छोड़ दी हो, कभी जाके तो देखें उस मिट्टी पानी को जहाँ से इतनी कहानियाँ निकली होंगी, जहाँ से इतने किरदार निकले होंगे। फणीश्वर नाथ रेणु को सिर्फ साहित्यकार नहीं कह सकते, राजनीतिज्ञ नहीं कह सकते, सांस्कृतिक आदमी नहीं कह सकते। ये एक मिला जुला पैकेज था जो हम तक दिया गया। पीढ़ी चाहे कोई भी रही हो, चाहे वो हमारी पुरानी पीढ़ी है या आज की पीढ़ी है, हम सब उन पात्रों को पढ़ते हैं, जीते हैं, लिखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और साथ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि गांव से निकला हुआ एक आदमी इतना कुछ कैसे देख पाता होगा। विशेषकर जब मैं उनका काम देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये किताब है कि सिनेमा है, क्योंकि इतना कुछ उसके अंदर मिलता है। और ये जो एक सपना था, इसकी एक वजह थी। तो आज मैं इनके साथ से शेयर कर रहा हूं और हम दोनों इस कहानी के एक पात्र बन गए हैं। तो आज कैसा लगता है? वो बरसात का महीना था जब आपके साथ हमारी बात हुई थी कि हम रेडियो मधुबनी और चनका रेजिडेंसी दोनों मिलकर रेणुगाम की यात्रा करेंगे। वो सपना साकार हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। भले ही जितने लोगों ने कहा था वो आवासीय दुनिया में वो आएंगे, वो आए नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो हमने जो प्रण लिया उसको हम वहीं छोड़ देंगे मझधार में। हमने वो काम पूरा किया। हम आज दिन भर रेणु के घर में रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमने उस आंगन की मिट्टी को छुआ, हमने उस आंगन के उस भंसाघर को, जिसको मैथिली में हम लोग भंसाघर कहते हैं, वो जो रसोई है, उसका आनंद लिया। उनके बेटे से जो बात की तो लगा कि हम उस, जो आपने कहा ना कि पैकेज, रेणु पैकेज थे, रेणु सचमुच एक लोकल पैकेज थे जो ग्लोबल हो गए। तो वो सब कुछ जो आभास हुआ ना, उसको तो हम शब्द से हम नहीं बांध सकते हैं। हाँ, हमारी इच्छा ज़रूर थी कि और लोग आएँ, हमारी इस यात्रा में वो शामिल हुए। वो नहीं हुए तो हो सकता है कि वो समझें बाद में कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन हमने बहुत कुछ पा लिया आज। कुछ कहानियाँ निकलीं, कुछ वो बातें निकली जो किताब में नहीं मिलेंगी लेकिन शब्दों में पता लग जाती हैं। ख़ास करके जब चर्चा होती है तीसरी कसम फिल्म की, कि कैसे वो फिल्म की परिकल्पना रची गई होगी, कैसे वो शूट की गई होगी। बहुत से लोग तो खैर यही समझते हैं कि ये फिल्म बिहार में शूट हुई थी, लेकिन हकीकत ये है कि कमालिस्तान में सेट बना के शूट हुई हाँ, थी। उससे पहले सारी फोटोग्राफी हो गई थी इस इलाके में, हमारे अंचल में, पूर्णिया में, गुलाब बाग के हर जगह पर। तो उनके बड़े बेटे वेणु जी से जो आज हमारी बात हुई, उसमें बहुत सारी बातें जो हम पढ़े नहीं थे। हम लोग रेणु के शोधार्थी हैं, रेणु को पढ़ते हैं, तो हम लोगों को वो बात, बहुत नई बात आज उन्होंने बताई जो कुछ रिकॉर्ड में है। तो अच्छा ये लगा कि हम लोग जो रेणु को जीते हैं, हम लोग रेणु को जीते हैं दरअसल। और उस जीने में जो कुछ हमारे पास लगता है कोई सांस हमारे पास नहीं थी, तो लगता है कुछ वो सांस में मिला, जिससे हमारा रोया रोया थोड़ा और भी समृद्ध हो रहा है। हम अंदर से समृद्ध हुए हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत है कि हम अंदर से समृद्ध हुए हैं। हमने जो सोचा था वो हमने करके दिखा लिया कि हमें रेणु गाँव में दिन भर बिताना है। हम उन जगहों की यात्रा करेंगे जो रेणु के जाने के बाद कुछ बना। जिस तरह अभी हम जहाँ हम बैठे हुए हैं उसके सामने वो रेणु का वो स्मृति भवन है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत कुछ सरकार की सहायता से बनने जा रहा है। तो ये बहुत कुछ अच्छा है जो रेणु को और भी जानने के वाले लोग जो हैं वो और इस गांव से और करीब होंगे। गांव जिंदा रहे, सबसे बड़ी बात है, और रेणु का गांव जिंदा है। जिस तरह आप बताए कि मवेशी की बात, यहाँ वो सब कुछ है जो गांव में होता था, जो कि अब गांव। और शायद यही एक कारण है कि उनकी कहानी में वो संजीदगी आ जाती है। जैसे आज हमें पता चला कि तीसरी कसम में जो बैल का जोड़ा यहाँ से गया और जो बैलगाड़ी यहाँ से गई, क्योंकि महाराष्ट्र की बैलगाड़ी और महाराष्ट्र के बैल बहुत अलग होते हैं, तो यहाँ उसको ऑथेंटिक करने के लिए यहाँ से भेजा गया और उस जोड़े बैल में से एक बैल मर गया। तो शूटिंग को रोकना पड़ा और 6-7 महीने बाद फिर सोनपुर का मेला लगा, तो उससे मैचिंग एक बैल खरीद के बॉम्बे भेजा गया जिससे कि शूटिंग कंप्लीट हो सके। बिहार में हॉर्न बजाने की बड़ी प्रथा है, दाएं बाएं लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरह से हमें ये भी पता है कि फिल्म कई बार रुकी,
क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती थी, कभी प्रोड्यूसर बीमार हो जाते थे, कभी राज कपूर के पास टाइम नहीं होता था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ से मिलती रहीं। ये पात्र कौन था, वो पात्र कौन था, भैया ने बहुत कुछ बताया। हाँ, बहुत कुछ उन्होंने बताया, बहुत नई बातें हैं, क्योंकि रेणु के जो बड़े बेटे हैं वो सचमुच रेणु को जी रहे हैं। वो इतने भावुक किस्म के आदमी हैं कि आप उनको कूड़ेंगे तो बहुत कुछ, जैसे चुनाव को लेकर वो रेणु जो चुनाव लड़े तो फिर रेणु को क्या क्या दिक्कतें हुई, जो कि रेणु जीवित रहते अपनी रिपोर्टाज में उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन जब रेणु प्रचार के बाद घर लौटते थे तो फिर वो अपने आंगन में, अपने द्वार पर अपने बाल बच्चों के साथ जो शेयर करते थे वो सारी बातें जानने को मिली। और वह सबसे मज़ेदार बात है कि अब जो चुनाव का समय है और चुनाव को लेकर जो मार्केटिंग होती है, जो ब्रांडिंग होती है, उससे कितने दूर रेणु उस वक्त में वो प्रचार माध्यम अपने शब्द के जरिए रचते थे। वो खुद ही अपने ऐड गुरु थे। मतलब रेणु का एक चेहरा और आज की बातचीत में पता चला कि रेणु किस तरह चुनावों पर अपनी पंक्तियाँ लिखा करते थे। तो बहुत कुछ जानने को मिला। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ और अच्छा लगा मुझे दिन भर इनके साथ बिताते हुए, और बहुत कुछ नई बातें जानने को मिली। बहुत से नए पात्र हम लोग जान पाए कि मृदंगिया कौन था, समधिया कौन था, कौन था जो हमारी किताबों में मोहना बन के निकला, कौन जितेंद्र बन के निकला, कहाँ से ये सब पात्र आए, उनको कैसे उन्होंने संजोया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है अगले साल हम फिर आ जाएं, या कोशिश तो करेंगे ही आने की, क्यों जी? जरूर करेंगे। और हम तो चाह रहे हैं कि शैलेंद्र के साथ आएँ। जैसे आज हम रेणु के साथ हैं, तो इस अगस्त के महीने में, नए साल में, जब हम शैलेंद्र के साथ रहेंगे। ये कभी हम नहीं मानते कि रेणु नहीं है, शैलेंद्र नहीं है, दोनों हैं। और हम उनको जी रहे हैं। जिस तरह आज रेणु हमारे साथ हमारी इस यात्रा में थे, तो अब अगली यात्रा में हमारे साथ शैलेंद्र रहेंगे। इंशाल्लाह एक अच्छा एक मौका रहेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो सपना है ये चलता रहे, पूरा होता रहे। साहित्य सिर्फ किताब में बंद होकर नहीं रहता है, वो एक जीवंत वस्तु है जो हम लोग जीते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था को, उस समय को, उस काल को, और आज भी जब मैं इस गांव में आ रहा था तो हर घर में कम से कम 10-10, 15-15 मवेशी देखे, तो आपको उस मिट्टी की खुशबू आती है। उस मिट्टी के बारे में आप जान पाते हैं कि क्या कुछ यहाँ है, क्या कुछ पाने को है, क्या कुछ लिखने को है। एक प्रेरणा अपने आप में आ जाती है कि हम भी कुछ ऐसा क्या कर पाएंगे। कभी 1% अंश भी अगर यहाँ से उठा के ले गए तो बहुत धनी होंगे। धन्यवाद।